नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण विषय पढ़ने वाले हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है वह है काल विभाजन। तो हमने जो आधार लिया है आज के वीडियो का वह रामचंद्र शुक्ल की किताब हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे प्रथम पृष्ठ को लिया है, जिसमें काल भाग लिखा हुआ है, जिसको हम लोग काल विभाजन के नाम से भी जान सकते हैं, कह सकते हैं। तो यह काल विभाजन प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने किया था। आज हम समझेंगे कि हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है और उनके साथ उनके समय क्या क्या हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। दोस्तों, यह पंक्ति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो कोटेशन है इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, जब भी नोट्स बनाएंगे तो हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बार सीधे के सीधे लाइन ज्यों का त्यों परीक्षाओं में पूछ दिया है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह भी पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है वो पहला है, और फिर आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह भी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। अब इसका अर्थ समझेंगे कि क्या कहना चाहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। इस पंक्ति के द्वारा उन्होंने कहा है कि साहित्य समाज के विचार, भावनाएं और परिस्थितियों को दिखाता है। साहित्य समाज के विचार, भावनाएं और परिस्थितियों को दर्शाता है, दिखाता है। परिस्थितियों के अनुसार साहित्य बदलता चला जाता है ना। परिस्थितियों के अनुसार साहित्य बदलता चला जाता है। आगे उन्होंने लिखा है कि जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है ना। जैसे जैसे हमारा समाज बदलता है वैसे हमारा साहित्य बदलता है। आगे उन्होंने लिखा है कि अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किसको ढंग से और किस प्रकार हुआ। दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में जो लिखा है, जो काल विभाजन किया है, वो 900 वर्षों के इतिहास को उन्होंने बांटा है। 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त उन्होंने किया है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य को किस प्रकार बांटा गया है। तो सबसे पहला जो हमारा है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल, जिसको उन्होंने वीरगाथा काल का नाम दिया है, उसका समय है संवत 1050 से लेकर 1375। यहाँ समय संवत में दिया हुआ है। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल का नाम से जाना जाता है, उसका समय है 1375 से लेकर 1700। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल भी कहते हैं, 1700 से लेकर 1900 ईस्वी नहीं, संवत। चौथा है आधुनिक काल, जिसको गद्य काल के नाम से जानते हैं, उसका समय है संवत 1900 से लेकर 1984। अब आगे उन्होंने लिखा है कि यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है। मतलब
इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार, अब जिस रचनाओं में जिस प्रकार की विशेषता थी उसी विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उसका नामकरण किया गया है, जिस काल में जो घटित हुआ। पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। जैसे भक्ति काल या रीति काल को लें तो उनमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, है ना। जब हम लोग पढ़ेंगे आगे भक्ति काल या रीति काल तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग की होगी जिस ढंग की वीरगाथा काल में हुआ करती थी। आगे उन्होंने लिखा है कि अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उस काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होगी, पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार की ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा, है ना। तो ये हमारा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के काल विभाजन, उनके द्वारा महत्वपूर्ण कहा हुआ पंक्ति कोटेशन, जिसको आप लोग नोट करेंगे। ये क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के बिना हिंदी अधूरा है दोस्तों। जब तक हम लोग शुक्ल जी को नहीं पढ़े तब तक कुछ नहीं पढ़े, चाहे जो भी आप पढ़ लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब नहीं पढ़ पाए तो आप कुछ नहीं पढ़े। चलिए तो हम लोग समझें जाने कि साहित्य को अलग अलग कालों में किस प्रकार बांटा गया। तो इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 प्रमुख कालों में विभाजित किया है। अब हम लोग आज जो हम लोगों ने पढ़ा इसी का हम लोग अगला वीडियो ज़रूर पढ़ेंगे, ज़रूर देखेंगे। अगला वीडियो में हम लोग आदिकाल या वीरगाथा काल, है ना, आदिकाल को हम लोग वीरगाथा काल भी कहते हैं ना, तो आदिकाल या वीरगाथा काल को विस्तार से समझेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ भी हम लोग जब तक पूरा नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, तो हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि हम लोग क्या इस वीडियो में जानेंगे, क्या देखेंगे, है ना। बातों को हम लोगों को पूरा समझने की ज़रूरत होती है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें, ज़रूर आप इसमें से कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसको शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और मुझे भी अच्छा लगेगा। और एक बात और, वीडियो आपको अच्छा लगे, ख़राब लगे, जैसा भी लगे, आप अपना विचार मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। बुरा लगेगा तो मैं और कुछ उसमें बदलूँगी, अच्छा लगेगा तो अच्छी बात है।